तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दृश्यम 3 मूवी को। दृश्यम 3 मूवी के लिए आप सारे लोग वेट कर रहे होंगे, तो इसके लिए वीडियो को देखते लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दृश्यम 3 शुरू करने से पहले दृश्यम 1 और 2 की मैं थोड़ा आपको रिकैप दे देता हूँ कि आपको थोड़ा फ्लो पकड़ने में आसानी हो। उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, आपको बस स्टोरी लाइन मैं समझा दूंगा। ये जो बात है ये जॉर्ज कुट्टी की है। असलियत में जॉर्ज कुट्टी जो है ये फोर्थ फेल है और ये एक केबल टीवी ऑपरेटर है, जहाँ पर वो मूवी देखने का बहुत बड़ा शौकीन है। बाहर से देखने में बंदा बहुत ही सिंपल है पर दिमाग बहुत ही तेज है। मूवी देखते हुए इसने सारे पैतरे सीख के रखे हैं, मतलब बहुत तगड़ा मूवी लवर्स है हम जैसा ही। अब इसके फैमिली में इसकी बीवी और 2 बेटियां है। उसमें से बड़ी बेटी जो है वो जाती है समर कैंप के लिए। अभी स्कूल की तरफ से जब इनको समर कैंप में ले जा गया तो और उस ग्रुप में एक लड़का था जिसका नाम वरुण होता है, जो कि आईजी प्रभाकरन और प्रभाकरन की बेटा होता है। इस लड़के में बहुत ज्यादा मस्ती है कि हमेशा लड़कियों की वीडियो वगैरह वो बनाया करता था। ऐसे अंजू की भी नहाते हुए वीडियो उसने बना लिया था। फिर जब कैंप वगैरह खत्म हो जाता है, वरुण जो है वो वीडियो अंजू को दिखाता है और बता देता है मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाना चाहिए, मैं रात में तेरे घर के पीछे वाले यार्ड में आ जाऊंगा। वो बात सुन के अंजू बहुत ही डर जाती है और घर आके पहले अपनी मम्मी को बताती है। तो वही होता है, रात में वरुण घर के बाहर आता है। तब हम देखते हैं कि जॉर्ज कुट्टी उधर नहीं था, वो अपने केबल ऑपरेटर ऑफिस में था। वरुण फिर अंदर आता है और अंजू के साथ वही सब कुछ करने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं अंजू पीछे से उसे रॉड मार देती है और वो खत्म हो जाता है। फिर माँ बेटी मिलके उसको बैकयार्ड में ही गाड़ देते हैं। फिर अगले दिन सुबह जब जॉर्ज घर आता है, उसकी फैमिली जो है हर बात उसको बताते हैं। तब जॉर्ज प्लान बनाता है कैसे इस केस से वो पूरे फैमिली को बचाए। तब जॉर्ज पहले तो उस लाश को ठिकाने लगाता है। फिर वो क्या करता है, जो वरुण की गाड़ी होता है वो दूसरी जगह जाके वो डंप कर देता है। पर ये गाड़ी वाला इंसिडेंट करते हुए उसे कांस्टेबल सहदेव देख लेता है, जिसके साथ इसका 36 का आंकड़ा पहले से ही था। और जॉर्ज ने घर आने के बाद अपने पूरे फैमिली को भी ट्रेन कर दिया था कैसे पुलिस सारे पूछताछ करते हैं और तुमको कैसे अपने बयानों में स्टिक रहना है। दूसरी जगह हम आईजी प्रभाकरन को देखते हैं, जो कि अपने बेटे की तलाश कर रहा था। ऊंची पोस्ट भी होती है, इसलिए हर जगह उनकी पहुंच भी होती है। स्कूल वगैरह में उन्होंने सब कुछ पूछताछ किया। दूसरी जगह हम देखते हैं कि जॉर्ज सबूत मिटा रहा था। वो वरुण का फोन वगैरह एकदम हटा देता है। उसी के साथ ही साथ पैरेलली वो सबूत इकट्ठे कर रहा था। वो बस का टिकट वगैरह निकालता है। इसी के साथ वो थिएटर भी जाता है, रेस्टोरेंट में खाना भी खाता है और लोगों के साथ जान पहचान भी बनाता है। मानो एक पैरेलल यूनिवर्स में वो खुद की पहचान बना रहा था कि उधर उस दिन वो मौजूद था, कि इस लोकेशन पे उसकी पूरी फैमिली उधर नहीं थी। ये सब कुछ वो कर रहा था। पर आईजी प्रभाकरन ढूंढते ढूंढते जॉर्ज तक पहुंची जाती है, क्योंकि साहब बता देता है कि आपके बेटे की कार लेके मैंने जॉर्ज को देखा था। तो फिर क्या था, सीधा उनके घर पहुंच जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। यहाँ पर पूरे फैमिली से पूछताछ किया जाता है, पर पूरी फैमिली अपने बयान पे स्टिक थी। जब ये लोग कोई क्लू नहीं दे रहे थे, अपने बयान पे स्टिक थे, तब शायद अब सबको पीटता है, छोटी बच्ची तक को भी। तब वो बच्ची डर के बता देती है कि हमारे पीछे वाले गार्डन में हमने वो सब कुछ छुपा दिया है। फिर क्या था, पुलिस उधर आती है पूरी टीम के साथ और उधर खुदाई होता है। खुदाई होने के बाद हम देखते हैं उधर से एक लाश तो निकलती है, पर वो वरुण की नहीं होती है, वो एक कुत्ते की होती है, जो कि कंपोज करने के लिए गाड़ा गया था। दूसरी जगह हम देखते हैं जॉर्ज की फैमिली और जॉर्ज खुद मीडिया पर्सन से ये बताते हैं कि साहब ने हमको बहुत पीटा है और छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा, और ये गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है कि हमने वरुण को मारा है। फिर हम देखते हैं कि लोग पुलिस के बैरिकेड को तोड़ के आते हैं और सैदब को पीटते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये सब कुछ हो जाने के बाद आईजी प्रभाकरन और प्रभाकरन जो है जॉर्ज से खुद बोलते हैं कि हम उम्मीद रखे कि मेरे बेटा वापस आएगा या उम्मीद छोड़ दे। तभी हम देखते हैं कि जॉर्ज रिप्लाई में बताता है कि मैं फैमिली के लिए कुछ भी करूंगा। उसी के साथ बताता है कि मेरे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। आईजी प्रभाकरन और प्रभाकरन को शक होता है, पर उनके पास कोई सबूत नहीं था। फिर हमको दिखाया जाता है कि पैरेलली जो वरुण का लाश है वो कहाँ दबाया गया है। असलियत में अंजू और उसकी माँ ने जहाँ पर वो लाश गाड़ी थी, उधर से लाश निकाल लिया जाता है जॉर्ज द्वारा। और जॉर्ज की जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, उधर तब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। जॉर्ज ने उस लाश को ले जाके वही पुलिस स्टेशन के नीचे ही गाड़ दिया था। इधर ही हमको दृश्यम 1 मूवी का क्लाइमैक्स दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टोरी खत्म होता है। फिर हम दृश्यम 2 मूवी में शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर हमको पता चलता है कि केबल ऑपरेटर से आज वो एक सिनेमा हॉल का मालिक बन चुका है और बंदे को स्क्रीन प्ले लिखने का भी बहुत ज्यादा शौक है। और इनकी जो फैमिली स्टेटस है वो और ज्यादा अपग्रेड हो चुकी है। जॉर्ज एक फिल्म की स्क्रीन प्ले लिख रहा है, पर उसका अभी तक क्लाइमैक्स डिसाइड नहीं हुआ है। तब हमको दिखाया जाता है कि अंजू अभी तक इस ट्रॉमा से वापस नहीं आया है, कभी कभी उसके दौरा भी पड़ता है। पूरे शहर में हमको ये पता लगता है कि सारे लोग जॉर्ज और उसकी फैमिली के ऊपर शक करे हुए हैं कि इस फैमिली ने ही वरुण की लाश को छुपाया था।
फैमिली बहुत ही पिक्चर परफेक्ट दिखती है बाहर से। फिर हमको दिखाया जाता है जॉर्ज के घर के बाजू में ही नए टेनेंट आए थे, सरिता और सब्बू, जो कि और कोई नहीं पुलिस के ही लोग होते हैं, पर वो आए थे ऐसे बन के कि वो नॉर्मल लोग हैं। वो ऐसे बिहेव करते हैं, फैमिली के साथ मिलने लगते हैं और उनको यकीन दिलाते हैं कि वो उन लोगों के ही साथ है। बहुत टाइम ये लोग इनके साथ रहे और ऐसे ऐसी चीजें किए कि जॉर्ज की जो पत्नी है वो अपने मुंह से ये बता दिए थे कि उन्होंने ही अपनी बेटी को बचाने के लिए वरुण को मार डाला है, और ये बात आईजी को आके ये दोनों बता देते हैं। तो ये लोग और भी ज्यादा कंफर्म हो जाते हैं। फिर उधर से हमको दिखाया जाता है जिस दिन जॉर्ज ने वही लाश को, मतलब वरुण के लाश को पुलिस स्टेशन में वो गाड़ रहा था, तभी जॉश करके एक लड़का जो है अपने साले को मार के भाग रहा होता है। वही बस एक लौता गवाह था जिसने देखा था कि जॉर्ज ने कुछ न कुछ तो पुलिस स्टेशन में गाड़ा है। और इतने सालों बाद वो जेल से निकला है, और जेल से बाहर निकलने के बाद उसे ये पता चलता है कि जॉर्ज की फैमिली के ऊपर जो पुलिस वालों का शक है कि उनके बेटे को इसने मारा है, क्योंकि जॉर्ज को इसने तो देखा था। और वो जाके डिमांड करता है कि मैं 5 लाख रुपए लूंगा, मैं बता दूंगा कि लाश कहाँ पर गड़ा हुआ है। तो उसे उस हिसाब से ही 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और वो बता देता है कि पुलिस स्टेशन के नीचे ही वो लाश गड़ा हुआ है। तब हम देखते हैं कि खुदाई शुरू हो जाता है और उधर से स्केलेटन मिल जाता है। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जॉर्ज के पूरे फैमिली को उठा लिया जाता है और फिर से वही मारधार वाला सीन शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं कि अंजू को दौड़ा पड़ा था और जॉर्ज तब पूरा कबूल कर लेता है कि उसने ही सब कुछ किया है। अगले दिन कोर्ट में पेशी थी और कोर्ट में आके बंदा पलट जाता है, क्योंकि उसे पता है कि पुलिस कस्टडी में दिए गए बयान को बयान नहीं मानेंगी कोर्ट। कोर्ट में जाके वो बोलता है कि ये सब मनगढ़ंत है और मुझे फंसाने के लिए पुलिस ये सब कुछ कर रही है। और कोर्ट में जाके सारे लोग शॉक हो जाते हैं। जॉर्ज की तरफ से लड़ने वाली लॉयर जो है एक बुक दिखाती है जिसका नाम होता है दृश्यम, जहाँ पर हूबहू ऐसी स्टोरी लिखा गया है। और कोर्ट में ये बताते हैं कि नोवेल से इंस्पायर होकर पुलिस ने एक कहानी छाप दिया है, क्योंकि अभी तक डीएनए रिपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं आया। दूसरी जगह हमको दिखाया जाता है कि जॉर्ज के दिमाग में क्या चल रहा था। आज से 4-5 साल पहले ही जॉर्ज ने इन सब की प्लानिंग शुरू कर दिया था, क्योंकि उसको पता था एक दिन न एक दिन तो वरुण की लाश पुलिस को मिल जाएगी। तब बचने के लिए वो क्या करे। उसी दिन से ही उसने पढ़ना शुरू किया कि बॉडी को स्केलेटिंग बनने में कितना टाइम लगता है। जिस जगह वरुण को चोट लगा था वैसे ही चोट वाला लाश वो पेपर में ढूंढने लगा। फिर उसको पता चला कि उसके नियरेस्ट कब्रिस्तान में जहाँ पर बॉडी को दफन कर दिया जाता है और उधर कुछ सालों के बाद स्केलेटिन बन जाता है। तो उधर वो जाता है, एक आदमी से दोस्ती करता है जिस आदमी को पैसे की जरूरत है। पहले तो जॉर्ज उसका मदद करता है और बाद में खुद की जरूरत बताता है। और वैसे ही ठीक सर में चोट लगने वाली बॉडी और वरुण से मिलता जुलता फिगर वाला बॉडी उधर से वो ले लेता है उसके मदद से, और वो उसे खुशी खुशी बॉडी दे भी देता है क्योंकि उसका मददगार था वो। दूसरी जगह हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में जिस दिन वो स्केलेटन मिला था वो स्केलेटन नियरेस्ट लेबोरेटरी में जाता है, और उस लेबोरेटरी के जो वॉचमैन होता है उसके साथ भी 4-5 सालों से जॉर्ज ने दोस्ती बना के रखा था। तो जिस दिन लेबोरेटरी में वो वरुण का स्केलेटन गया उस दिन ही उसने अपना स्केलेटन निकाला और उस वॉचमैन दोस्त से मिलने के लिए चला गया। और रात में जब वो दारू वगैरह पीते हैं वरुण के स्केलेटन से दूसरा स्केलेटन वो बदल देता है, क्योंकि पुलिस ने पब्लिकली ये सब कुछ नहीं बताया था। और एक दिन बाद ही रिपोर्ट आएगा कि जॉर्ज अलर्ट ना हो जाए, पर जॉर्ज पहले ही अलर्ट हो चुका था, क्योंकि पुलिस स्टेशन के बाहर उसने एक सीसीटीवी लगा के रखा था कि कोई भी हलचल हो तो उसे पता चल जाएगा, जो कि उसको पता चल गया था। मतलब वरुण के स्केलेटन के साथ नया स्केलेटन जो बदल दिया गया है। अभी प्रेजेंट डे में जब कोर्ट में डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आता है तब पता चलता है कि वरुण की बॉडी नहीं है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि वरुण की जो असली बॉडी होता है वो जला देता है जॉर्ज। तो इतना ही था दृश्यम 1 और दृश्यम 2 का रिकैप। अभी दृश्यम 3 का एक्सप्लेनेशन हम शुरू करेंगे, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। शुरू हो रहा है दृश्यम 3 की एक्सप्लेनेशन, मतलब इसके बाद की कहानी। तो कहानी वही से शुरू होता है जहाँ पार्ट 2 खत्म हुआ था। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि वरुण के मर्डर से जॉर्ज कुट्टी और उसके फैमिली का कोई लेना देना नहीं है, और डीएनए रिपोर्ट भी पुलिस के खिलाफ थे, तो केस ऑफिशियली क्लोज हो चुका था। जॉर्ज कुट्टी और उसके फैमिली को ऑफिशियली बता दिया था कि वरुण के साथ उनका कोई लिंक अप ही नहीं है। फिर उधर से हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और हमको ये पता चलता है कि जॉर्ज कुट्टी और उनकी पूरी फैमिली जो है थिएटर गए हैं एक मूवी देखने के लिए। वो मूवी और कोई नहीं दृश्यम होता है। असलियत में जब दृश्यम 2 की एंडिंग होता है, जॉर्ज कुट्टी ने जिस राइटर को ये सब कुछ सुनाया था स्टोरी और एक बुक पब्लिश की थी, वही आज स्टोरी बन चुका है और उसका मूवी बन चुका है। और जो प्रोड्यूसर है वो जॉर्ज कुट्टी खुद होता है। जॉर्ज कुट्टी के इस मूवी को बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, मीडिया हर जगह उनकी ही बातें चल रही थी। फिल्म खत्म होने के बाद जॉर्ज कुट्टी अपने फैमिली के साथ चुपचाप बाहर निकल जाते हैं, लेकिन थिएटर के बाहर पहले से ही मीडिया वाले की भीड़ जमा हुई पड़ी थी। जॉर्ज कुट्टी मीडिया वालों से बच के पीछे के रास्ते से निकलने वाला था, तभी हम देखते ही रिपोर्टर उनको पकड़ लेते हैं और बार बार एक क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। इतने बार रिक्वेस्ट करने पे वो मान जाता है। तभी वो रिपोर्टर ये बताता है कि 2 साल पहले कोर्ट ने आपको इनोसेंट प्रूफ कर दिया था,
पर आपकी नई जो फिल्म है और आपकी रियल लाइफ है इतनी ज्यादा सिमिलरिटी क्यों है? आप क्या लोगों को कुछ बताना चाहते हो? जॉर्ज कुट्टी ने यह बताया कि पुलिस कभी वो केस सॉल्व नहीं कर पाई। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाने के लिए पुलिस ने बहुत बार कोशिश किया, तो उसी के ऊपर एक फिक्शनल स्टोरी मैंने बनाया है और आज वो फिल्म बनके आपके सामने आ चुका है। फिर जॉर्ज कुट्टी ये बताता है कि उसे घर जाना है क्योंकि उसके उधर गेस्ट आए हैं, तो वो बोल के इधर से वो निकल जाता है। पर पूरे मीडिया ग्रुप अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वरुण के साथ इनके फैमिली का कोई लिंकअप नहीं है। वो बस आपस में ये बातचीत करते हैं कि जॉर्ज ने क्या सब कुछ किया होगा अपने फैमिली को बचाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि जॉर्ज कुट्टी अपने बड़ी बेटी के लिए लड़का देख रहे थे शादी के लिए। बातचीत आगे बढ़ ही जाता था, पर बाद में जब लड़के वालों को पता चलता था कि वरुण वाले केस में ये फैमिली जो सस्पेक्ट है और इन्होंने सब कुछ किया है, लोग ये मानते हैं, तो वो लोग बैकआउट हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस बात की वजह से रानी भी बहुत अपसेट रहने लगी थी, जहाँ पर वो बताती है कि कोर्ट ने हमको बेकसूर बता दिया, फिर भी लोगों के दिमाग से ये सब कुछ नहीं निकल रहा कि हम लोग इनोसेंट है। तब जॉर्ज कुट्टी ये बताता है कि अभी लोकल रिश्तों से कोई काम नहीं बनेगा, हमको अभी शहर के बाहर ढूंढने पड़ेंगे हमारे लड़की के लिए रिश्ते, क्योंकि लोकल लोगों के मन में हमारे लिए वही थॉट है। दूसरी जगह हम ये भी देखते हैं कि फिल्म जब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका था, जॉर्ज कुट्टी और पूरे परिवार को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन भी मिल रहा था। जॉर्ज कुट्टी तब ये बताता है कि अभी मैं एक दूसरी कहानी भी लिखूंगी। ये सुन के रानी परेशान हो जाती है। वो बताती है कि एक मूवी की वजह से हमको इतना परेशानी झेलना पड़ा, अब बस रुक जाइए, कोई और मूवी लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हमारा शांति जो है वो चला जाएगा। वो बताती है कि पहले अंजू की शादी कर देते हैं, वो सेटल हो जाते हैं, तुम ये सब कुछ मत करना। जॉर्ज कुट्टी हमेशा की तरह चुप हो जाता है और मुस्कुरा के बात को टाल देता है। फिर हम देखते हैं कि छोटी बेटी अम्मू जब यूट्यूब देख रही होती है, उसे ये पता चला कि दृश्यम मूवी जो है वो यूट्यूब पे लीक हो चुकी है। जब ये जॉर्ज कुट्टी को पता चलता है, वो तुरंत हीरो को कॉल करता है और ये बताता है कि हमारी मूवी जो है वो यूट्यूब पे लीक हो चुका है, इससे मूवी पे इफेक्ट पड़ेगा और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। तब हीरो बताता है जल्दी हमको साइबर क्राइम में और आईजी ऑफिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। फिर अगले दिन हम देखते हैं जॉर्ज कुट्टी और फिल्म का हीरो जो है वो आईजी ऑफिस जाते हैं, जहां पर बाहर जॉर्ज कुट्टी वेट कर रहा होता है और अंदर हीरो था, वो बातचीत कर रहा था कि लीक हो चुका है हमारा जो है मूवी। दूसरी जगह हम देखते हैं कि उधर जॉर्ज कुट्टी की मुलाकात होता है एक पुराने रिटायर पुलिस ऑफिसर से, जो कि सालों पहले वरुण की केस की इन्वेस्टिगेशन टीम में था। वो रिटायर पुलिस ऑफिसर जो है जॉर्ज कुट्टी की मूवी की तारीफ करता और ये बताता है, मैंने हर जगह सुना है कि तुम्हारी मूवी बहुत ज्यादा हिट है, पर अभी तक मैंने देखी नहीं है, जब भी टाइम मिले मैं देखूंगा। जॉर्ज कुट्टी भी रेस्पेक्टली उसको बताते हैं, हाँ सर अब जरूर देखना। तब हम देखते हैं वो पुलिस ऑफिसर थोड़ा सीरियस होता है और बताता है, वरुण वाले केस में तुमने जो किया है अपने फैमिली के लिए किया है, मुझे पता नहीं सही या गलत है, पर तुमने ये सब कुछ अपने फैमिली को बचाने के लिए किया है। ये बात सुन के ही जॉर्ज कुट्टी एकदम चुप हो जाता है, वो कोई जवाब नहीं देता, पर उसको पता है इस सवाल के ऊपर कोई जवाब उसके पूरी फैमिली को मुश्किल में डाल सकता है और इस राज के बारे में वो किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए वो हमेशा चुप रहता है। जरा सी भी गलती उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दे सकती है। वो रिटायर पुलिस ऑफिसर बताता है कि उसका बेटा भी फिल्मों में आना चाहता है, बहुत ज्यादा ट्राई भी करता है, अगर तुम्हारे फिल्मों में कोई रोल हो मुझे जरूर बताना। जॉर्ज कुट्टी भी हाँ में हामी भर देता है। तभी हम देखते हैं कि फिल्म का हीरो बाहर आता है और जॉर्ज कुट्टी और वो मिलके एक कंप्लेन रेज करते हैं उनकी लीक मूवी को लेके। अभी कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहाँ पर हमको ये पता चलता है कि जॉर्ज कुट्टी अपनी बेटी की शादी नहीं करवा पा रहा था, क्योंकि हर जगह इसी चीज की बात हो रहा था, रोज नए रिश्ते आते हैं, पर वरुण मर्डर केस की वजह से वो रिश्ता उधर ही टूट जाता था। कोर्ट ने इनको इनोसेंट प्रूफ कर दिया था, फिर भी ये लोग इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। फिर हमको पता लगता है कि इसी बीच में जॉर्ज कुट्टी के घर में जोशी करके वही आदमी आ चुका था। वो आदमी यही था जिसने सेकंड पार्ट में ये बताया था कि जॉर्ज कुट्टी ने पुलिस स्टेशन में ही वरुण की लाश को दबाया था। वो अचानक से जॉर्ज कुट्टी के घर में आ जाता है। जोशी अपने वाइफ को भी उधर लाता है और अपना दुखड़ा सुनाता है कि वो बयान देने के बाद मेरा हर काम में मानो फेलियर होने लगा है, जिंदगी पूरी तबाह हो गया है, कोई भी काम करूं नुकसान ही होता है। उसे लगता है कि शायद पैसे के लालच में जॉर्ज कुट्टी के खिलाफ जाके बहुत बड़ा पाप किया उसने ये बताया, मैंने पाप धोने के लिए चर्च में भी गया, चर्च ने भी मुझे यही बताया कि जिस फैमिली के साथ तुमने गलत किया है उसके पास जाके तुम माफी मांगो। पर जॉर्ज कुट्टी ने जब उसको एक जवाब दिया वो शॉकिंग था। वो बताता है, मैंने किसी को कभी श्राप नहीं दिया, बल्कि जब तुमने कोर्ट में जाके ये सच्चाई बताया वो मेरे लिए अच्छा साबित हुआ। कोर्ट में जब तुमने स्टेटमेंट चेंज किया तब मेरे लिए आसानी हुआ, नहीं तो हो सकता था कि केस अभी भी कोर्ट में चलता ही रहता और हमारे फैमिली को कभी भी इनोसेंट प्रूफ ना करते कोर्ट। ये बात सुनने के बाद जोशी मानो शॉक हो जाता है कि जॉर्ज कुट्टी उसके बारे में ऐसा सोचता है। फिर जॉर्ज कुट्टी उससे पूछता है कि आजकल वो क्या काम कर रहा है। तभी जोशी बताता है कि वो बस स्टैंड के पास एक छोटी सी बेकरी खोला है, लेकिन वो भी घाटे में जा रहा है, उसके शॉप में लोग उतने नहीं आते। और वो ये भी बताता है कि नए नए कुछ प्रोडक्ट भी मुझे लाना है,
पर बैंक वाले लोन देने से मना कर देता है। ये बात सुनने के बाद ही जॉर्ज कुट्टी बताता है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम मुझसे ले लो, अगर पैसे की हेल्प है तो मैं कर दूंगा, जब भी तुम्हारे पास पैसे हो वो तुम वापस कर देना। यही मानो जॉर्ज कुट्टी की एक सबसे बड़ी खासियत थी कि सामने वाला उसका कितना बड़ा भी दुश्मन क्यों ना हो, जब वो मुश्किल में हो जॉर्ज कुट्टी हमेशा उसकी मदद करता है, कभी भी पीछे नहीं हटता। इधर से ही कहानी इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है, जहाँ पर हम देखते हैं दूसरी जगह प्रेस रिपोर्टर्स, एक लड़का और लड़की, वो पूरे ठान लेते हैं कि जॉर्ज कुट्टी को इस बार गिल्टी और क्रिमिनल प्रूफ करके वो जरूर छोड़ेंगे, क्योंकि उन लोगों को पूरा यकीन था कि वरुण की मर्डर जो है जॉर्ज कुट्टी ने किया है और सालों से कानून के आंखों में वो लोग धूल झोंक रहे हैं। इसलिए वो अपनी पूरी टीम के साथ जॉर्ज कुट्टी और उसके परिवार पर नजर रखे हुए थे। उनकी हर एक फैमिली मेंबर की मूवमेंट, कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, और छोटी सी छोटी चीजों पे नजर रखना कि एक भी क्लू उनको मिले फिर से जॉर्ज कुट्टी पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने में मजबूर हो जाए। लेकिन असलियत में यही थी कि इन रिपोर्टर्स के पीछे कोई और आदमी था जो कि जॉर्ज कुट्टी से पुरानी दुश्मनी निकलना चाहता था। हालांकि उनका नाम अभी तक सामने नहीं आया है। दिन गुजर जाते हैं लेकिन अंजू की शादी की बात कहीं फाइनल नहीं हो रही थी। पूरा परिवार मानो धीरे धीरे वही टेंशन पे आ जा रहा था दोबारा से। तब जॉर्ज कुट्टी डिसाइड करता है कि कुछ दिनों के लिए सबको बाहर घुमाने के लिए लेके जाएगा, क्योंकि पूरे फैमिली में भी टेंशन का माहौल है। फैमिली को वो वेकेशन पे ले जाना चाहता है। तब हम देखते हैं कि पूरे फैमिली निकल जाते हैं वेकेशन के लिए। वेकेशन में जाने के बाद हम देखते हैं उनकी वाइफ रानी जॉर्ज कुट्टी से ये बताती है कि हमारी बेटियां जो है बड़ी हो चुकी है, छोटी नहीं रही। उनके मन में बहुत सारे सवाल है, वो छुपा के रखते हैं, शर्म की वजह से तुमसे पूछ नहीं पाते, क्योंकि अंजू अभी तक वरुण वाले इंसिडेंट से बाहर नहीं आई है। वो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती है। थेरेपिस्ट वगैरह से वो ट्रीटमेंट भी लेती है। डॉक्टर ने रानी को ये बताया है कि अंजू को फैमिली के साथ ओपनली बात करना चाहिए। उसके मन में जो भी क्वेश्चन है अगर वो फैमिली से पूछती है तो उस ट्रॉमा से धीरे धीरे हो सकता है वो बाहर आ जाए। अगले दिन हम देखते हैं जब पूरी फैमिली बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जॉर्ज कुट्टी खुद अंजू से ये कहता है, अगर तुम्हारे मन में कोई भी सवाल हो तुम खुल के मुझसे पूछ सकते हो। तब अंजू सीधा वही सवाल पूछ लेती है जिससे पूरा परिवार हमेशा डरता था। वो पूछती है, क्या वरुण वाला केस सच में हमेशा के लिए खत्म हो चुका है या फिर कभी भी दोबारा खुल सकता है? जहाँ पर जॉर्ज कुट्टी खुद जवाब देने की जगह अपने लॉयर के तरफ इशारा करता है। तभी लॉयर समझाती है कि लीगली तो ये केस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई एविडेंस, कोई सबूत मिले तो ये फिर से खुल सकता है। हालांकि अभी चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि सारे सबूत जो है वो मिट चुके हैं। ये बात सुनने के बाद अंजू को थोड़ा ट्रस्ट होता है कि ये केस फिर से हो सकता है कभी रीओपन ना हो, क्योंकि उसके फादर ने इस फैमिली को बचाने के लिए बहुत कुछ फेस किया है। ये बात सुन के अंजू और उसकी पूरी फैमिली को सुकून मिलता है। फिर हम देखते हैं कि जॉर्ज कुट्टी अलग से लॉयर से बात करते हैं कि यह केस क्या कभी खुल सकता है। तब वो लॉयर बताते हैं कि तुमने तुम्हारे पूरे फैमिली को अभी तक सच्चाई नहीं बताया है, कि तुमने एसिड से उस पूरे हड्डी को जला के खत्म कर दिया है। ये सुनकर साफ हो जाता है कि फैमिली को आज तक भी पूरा राज का खुलासा नहीं पता। जॉर्ज कुट्टी बताता है, अगर मैं ये सारा बात अपने फैमिली को बता दूंगा वो और ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे, तो वो चाहते हैं कि ये राज हमेशा मेरे तक ही सीमित रहे। कुछ दिन बाद फिर से एक ब्रोकर आता है और वो बताता है कि हमेशा मैं रिश्ते लाता हूँ और ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक हो जाता है और लास्ट मोमेंट में लड़के वाले जो है ये सब कुछ तोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि कोई ना कोई जानबूझकर अंजू की शादी तुड़वा रहा है। ब्रोकर ये बोलता है, एक नंबर है, अगर इस नंबर की आप छानबीन करोगे जरूर आपको कुछ न कुछ पता चलेगा। जॉर्ज कुट्टी तुरंत उस रिटायर पुलिस ऑफिसर का हेल्प लेता है जिसको कि वो आईजी ऑफिस में मिला था। उस नंबर का जांच करने पे ये पता चलता है वो नंबर और किसी की नहीं, वही थिएटर मैनेजर का होता है। ये वही आदमी है जो कि सेकंड पार्ट में वॉचमैन के रूप में दिखाया गया था। सच सुनने के बाद मानो जॉर्ज कुट्टी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सीधा थिएटर मैनेजर के पास जाता है और उसे जोर से थप्पड़ लगा देता है और पूछता है, क्यों तुम मेरे फैमिली के पीछे पड़े हुए हो? पर सच सुनने के बाद जॉर्ज कुट्टी खुद अंदर से हिल जाता है। मैनेजर कहता है, तुम खुद कोई संत नहीं हो जॉर्ज कुट्टी, तुमने भी किसी दूसरे फैमिली की जिंदगी बर्बाद की थी और अब चाहते हो कि सिर्फ तुम्हारा परिवार खुश रहे। वो जॉर्ज कुट्टी को एक सेल्फिश इंसान कहता है। ये बातें सुनने के बाद जॉर्ज कुट्टी पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि जिस इंसान को वो अपना करीबी मानता था और वही आज उसके खिलाफ उंगली उठा रहे हैं। अगले दिन जॉर्ज कुट्टी अपने फैसले में बड़ा बदलाव करता है। पहले वो फॉरेन वाला लड़का और परिवार नहीं चाहते थे, पर वो आज बताते हैं, अगर फॉरेन वाला लड़का मिले, अच्छा परिवार हो, तो मुझे जरूर बताना। अभी जॉर्ज कुट्टी बस एक ही चीज सोचता है कि उसकी बेटी अंजू की शादी हो जाए। उसी बीच हम ये देखते हैं घर में श्रेया नाम की एक लड़की आती है जो कि और कोई नहीं, सेकंड पार्ट में आपने देखा था एक आदमी ने जॉर्ज कुट्टी को चर्च के अंदर से एक डेड बॉडी दिया था, उसी का बेटी है ये श्रेया। श्रेया असलियत में फॉरेन में नर्स की जॉब कर रही होती है, जिसका पूरा खर्चा सालों से जॉर्ज कुट्टी उठा रहा था, क्योंकि श्रेया के फादर को जो है पैरालिसिस अटैक पड़ा था, इसलिए वो ठीक से चल भी नहीं पाते। श्रेया बताती है कि उसकी शादी ठीक हो चुकी है और वो जॉर्ज कुट्टी से आशीर्वाद लेने के लिए आई है।
जॉर्ज कुट्टी भी खुश होकर उसे ब्लेसिंग देता है। लेकिन दूसरी तरफ वही दोनों रिपोर्टर अब श्रेया के ऊपर नजर रखना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है श्रेया और जॉर्ज कुट्टी के बीच जरूर कुछ न कुछ रिश्ता होगा। उसी दिन रात को जॉर्ज कुट्टी को खेत में कुछ अजीब साउंड सुनाई देता है। इसको देखने के लिए वो जाता है। वो देख पाता है कि उधर मिट्टी थोड़ा खोदा हुआ होता है, जहाँ पर घास फूस इधर उधर हटाए हुआ था। कुछ न कुछ तो गड़ा हुआ है जमीन के अंदर। जॉर्ज कुट्टी तब घबरा जाता है। वो खुद वो मिट्टी हटाता है, पर वो देखता है कि पूरी जगह जो है वो खाली होता है, अंदर कुछ भी नहीं होता। जॉर्ज कुट्टी को लगता है कि बड़ी सी तूफान के पहले एक जो शांत चीज होता है वही अभी माहौल चल रहा है, एक तूफान आने वाला है। तभी जॉर्ज कुट्टी को पीछे से कोई आवाज देता है। वो और कोई नहीं साधवन होता है, वही क्रूएल पुलिस ऑफिसर जो कि पहले पार्ट में इन्वेस्टिगेशन किए थे, उनके फैमिली को पीटा भी था। फिर पता चलता है जो लड़की रिपोर्टर बन के घूम रही थी वो और कोई नहीं साधवन की बेटी होती है। बाप बेटी दोनों मिलकर ठान लिए थे कि इस बार जॉर्ज कुट्टी को पकड़ेंगे और पुलिस के सामने क्लू के साथ लेके जाएंगे। इसी बीच में गुड न्यूज भी आता है। आखिरकार अंजू की रिश्ता जो है वो कंफर्म हो जाता है। लड़के वालों को जॉर्ज कुट्टी की फैमिली की पूरी सच्चाई पता थी, फिर भी वो राजी हो जाते हैं। दोनों फैमिलीज मिलते हैं। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद भी कर लेते हैं। घर में उत्सव का माहौल था, पर इसी बीच साधवन अपना अगला चाल चलता है। साधवन और उसकी बेटी पहले तो अंजू की थेरेपिस्ट के पास पहुंचते हैं। साधवन खुद को पुलिस ऑफिसर बताते हैं और अंजू की मेडिकल रिपोर्ट मंगवाते हैं। डॉक्टर ने रिपोर्ट देने के लिए साफ मना कर दिया। फिर साधवन अंदर से चाकू निकालता है और उसके गले में डाल देता है और ये बताता है कि रिपोर्ट तुम दोगी और रिपोर्ट में कुछ चेंजेस भी करोगे। अगर किसी को बताया तो तुम जान से जाओगे। ये धमकी भी साधवन उसे देता है। वो लोग चले जाने के बाद डॉक्टर जॉर्ज कुट्टी को फोन करके सब कुछ बताते हैं। जॉर्ज कुट्टी उसे पहले शांत रहने के लिए बोलते हैं। जॉर्ज कुट्टी खुद भी शांत रहता है, पर उसके मन ही मन ये चल रहा था कि साधवन अब बहुत ज्यादा डेंजरस खेल खेल रहा है और खुद वो साधवन से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है वही रिपोर्टर लड़की साधवन के साथ बैठी हुई है। तब साधवन बताती है कि ये मेरी लड़की है। जॉर्ज कुट्टी गुस्से में साधवन से कहता है कि कोर्ट पहले ही केस बंद कर चुका है, फिर उसके बेटी के प्राइवेट मेडिकल रिपोर्ट निकालने का क्या मतलब है। वो साफ वार्निंग देता है कि अगर उसने उसकी फैमिली को परेशान करना बंद नहीं किया तो वो साधवन और उसकी बेटी दोनों को जेल भिजवाएगा। तभी साधवन मुस्कुराता और ये बताता है, जॉर्ज कुट्टी शायद तुम मुझे पहचान नहीं सके। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो किसी भी केस को अधूरे छोड़ देते हैं। ये बात सुनने के बाद मानो जॉर्ज कुट्टी के चेहरे पे सच में डर दिख रहा था, क्योंकि वो समझ चुका था कि साधव इस बार कोई शक के भरोसे नहीं आया है, बल्कि उसके पास जरूर कोई बड़ा प्लान होगा। घर में सारे लोग शादी की तैयारी कर रहे थे, कपड़े ज्वेलरी वगैरह खरीद रहे थे। सब लोग बहुत खुश थे, पर जॉर्ज कुट्टी के अंदर डर का माहौल था कि आगे क्या होगा। वो बस चाहता था किसी भी तरह बेटी की शादी बिना प्रॉब्लम के हो जाए। इसलिए वो लगातार अपनी लॉयर से एडवाइस लेता रहता था। लॉयर भी उसे ट्रस्ट दिलाती है कि वो बाकी सब हैंडल कर लेगी, तुम उतना चिंता मत करो, सिर्फ शादी पर फोकस करो। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि साधवन जो है वो प्रूफ इकट्ठे कर रहा था। वो पहुंचता है श्रेया और उसके फादर के घर। उन लोगों को बहुत पीटता है। वो पूछता है चर्च में लाश उठाने वाला आदमी का इतना बड़ा घर कैसे है, बेटी फॉरेन में कैसे पड़ रही है। इतना टॉर्चर और प्रेशर श्रेया के फादर सह नहीं पाते। वो बताते हैं कि सालों पहले उन्होंने ही चर्च का एक डेड बॉडी निकाल के जॉर्ज कुट्टी को दी थी। ये बात सुनने के बाद मानो साधवन का सबूत और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसका सालों से वो इंतजार कर रहा था। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि जॉर्ज कुट्टी ने ही सच में वरुण की बॉडी बदल दिया था, पर इस बार वो उससे बच के नहीं जाने वाला। इधर साधवन लगातार पुराने केसेस को दोबारा खोदने की कोशिश कर रहा था। जब ये बात आईपीएस ऑफिसर थॉमस तक पहुंचा तो वो अगले दिन आईजी ऑफिस बुलाता है उसे। थॉमस उससे पूछता है कि आखिर वो बंद हुए केसेस को क्यों ओपन करना चाहता है। साधवन बताता है कि वो केस बंद नहीं हुआ है, वो एक केस के तह तक जाके रहेगा, इस केस को वो खत्म करेगा। थॉमस उसे बताता है कि इस केस के इन्वेस्टिगेशन तुम आगे नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे अगेंस्ट एक वुमन ने कंप्लेन किया है कि तुमने उनके घर पे जाके मारपीट किया और टॉर्चर किया। वो और कोई नहीं, वो श्रेया होती है। ये बात बोलने के बाद थॉमस जब बाहर आता है तब कहानी में ट्विस्ट आता है। हम देखते हैं कि साधवन के पीछे और कोई नहीं प्रभाकरन खड़ा हुआ था, वरुण के पिता। वो डिसाइड कर चुके थे कि केस के तह तक जाएंगे। जिसने वरुण के साथ ऐसा किया उसको वो जेल के सलाखों पे जरूर भेजेंगे। वो कहते हैं कि उसकी वाइफ गीता आज तक इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई। वो अमेरिका चले गए थे, फिर भी उनको सुकून नहीं मिला। अभी तक गीता मेंटली ट्रॉमा में है, वो मेडिसिन लेती है। प्रभाकरन बताता है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा बेटा मर जाए और दूसरी जगह जॉर्ज कुट्टी अपनी बेटी की शादी करे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताए। इसीलिए उसने ठान लिया था चाहे कुछ भी हो जाए वो जॉर्ज कुट्टी की खुशी जरूर बर्बाद करके रहेगा। आखिर में थॉमस भी उनकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाते हैं।
उधर जॉर्ज कुट्टी समझ चुका था कि उनके दुश्मनों का यही मकसद था कि अंजू बेटी की शादी जो है वो रोक दिया जाए, इसलिए शादी के एक दिन पहले ही उसने कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल अरेंज कर लिया था। कोर्ट में जॉर्ज कुट्टी की लॉयर साफ साफ ये बोलती है ये क्या सिर्फ एक शादी रोकने के लिए साजिश करा गया है। कोर्ट में ये बता दिया जाता है कि फिलहाल शादी में किसी भी तरीके का रोक टोक नहीं लग सकता। इसी तरह प्रभाकरण और शादाबन की पहली चाल जो है पूरी तरह से फेल हो जाता है। दूसरी जगह शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद अंजू और उसके हस्बैंड रात में रिजॉर्ट चले जाते हैं, लेकिन यहीं से फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है। असलियत में अंजू जिस लड़के से शादी किए थे वो प्रभाकरण का आदमी था। फॉरेन में उसका बिजनेस डूब चुका था। उसी वक्त प्रभाकरण ने उसकी हेल्प की। उसी एहसान के बदले उसने अंजू से शादी करने की बात रखी। ये पूरी शादी एक प्लानिंग थी। रिजॉर्ट पहुंचने के बाद वो लड़का अंजू को बेहोशी की दवाई दे देता है और उसे सुला देता है। फिर उधर एक फेक मर्डर सीन क्रिएट करता है। प्लान यही था कि उस लड़के को फौरन भगा दिया जाए और पूरी मर्डर का इंजाम जो है अंजू पर डाल दिया जाए ताकि उसे जेल में डाल दिया जाए। प्रभाकरण ने ये पूरी चाल बहुत ही सोच समझ कर चाली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जॉर्ज कुट्टी पहले से ही हर डेंजर के लिए रेडी रहता है। उसी रात जॉर्ज कुट्टी को शादाबन का वीडियो कॉल आता है। वो कहता है कि उसने अंजू को किडनैप कर लिया है। जॉर्ज कुट्टी तुरंत रिजॉर्ट की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि अंजू की कंडीशन बहुत ही खराब है और शादाबन का प्लान ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो चुका है। सच ये है कि जॉर्ज कुट्टी पहले ही अंदाजा लगा लेता है कि उसके बेटी के साथ सच में कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए उसने उन्हीं की प्लान उनके खिलाफ यूज किया। जब वो अंजू के पास पहुंचता है सिर्फ उसे एक सवाल पूछता है, क्या तुझे मुझ पर भरोसा है? अंजू रोते हुए कहती है उसे अपने फादर पर पूरा भरोसा है। तभी जॉर्ज कुट्टी खुद अपने बेटी को बेरहमी से मारता है और उसके हाथों में चाकू चुबो देता है ताकि लगे किसी ने उस पर अटैक किया है। ये सब करते वक्त उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो अपने बेटी को दर्द देना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता। वो चाहता था कि शादाबन और प्रभाकरण अपनी जाल में फंस जाए। दूसरी तरफ अंजू का हस्बैंड शादाबन के साथ वहाँ से भाग जाता है। जॉर्ज कुट्टी उसके मौके का फायदा उठाता है, पूरी स्टोरी पलट देता है। वो ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है जिसे शादाबन ने अंजू पर अटैक किया है। फिर वो सीधा शादाबन के घर पहुंचता है और उसे पकड़कर रिकॉर्डिंग करता है। मारपीट और डर के बीच शादाबन को जोर जबरदस्ती बुलवा लिया जाता है कि प्रभाकरण और आईपीएस थॉमस के साथ मिलकर जॉर्ज कुट्टी के परिवार को वो लोग परेशान कर रहे थे। उसके रिकॉर्डिंग पे प्रभाकरण और थॉमस दोनों का नाम आ जाता है। अभी पूरा गेम उलट पुलट हो चुका था। जिन्होंने जॉर्ज कुट्टी को फंसाने की कोशिश की थी वही खुद आज फंस चुके हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कहानी इमोशनल मोड़ लेती है। जॉर्ज कुट्टी आखिर में थॉमस से मिलते हैं और कहते हैं जो भी हुआ इन सब की जिम्मेदार वो खुद है। वो हाथ जुड़कर कहते हैं अगर प्रभाकरण को बदला लेना है तो मुझसे ले, मेरी बेटी को छोड़ दो। और वो खुद सरेंडर हो जाने के लिए रेडी हो जाता है। साथ में ये वार्न भी करता है अगर फिर से कोई चाल चली है क्या कोशिश की तो शादाबन की पूरी रिकॉर्डिंग कोर्ट में पहुंच जाएगी। आखिरकार जॉर्ज कुट्टी खुद अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि वरुण का मर्डर जो है खुद ने किया है। इसके वजह से उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। पूरी मीडिया इस न्यूज पर ब्रेकिंग न्यूज बना देता है। 15 साल पुराना मर्डर केस का आखिर एंड हो चुका है। लोग हैरान थे कि एक फादर अपने बेटी को बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी भी दे सकता है, लेकिन फिल्म का लास्ट ट्विस्ट अभी भी बाकी था। आखिरी सीन में प्रभाकरण और उसकी वाइफ गीता टीवी पर जॉर्ज कुट्टी की अरेस्ट की न्यूज देखते हैं। तब प्रभाकरण गीता से पूछते हैं क्या अब तुम खुश हो, तुमको सुकून मिला? लेकिन गीता की आंखों में अब भी गुस्सा होता है। वो कहता नहीं, मुझे अभी भी अंजू चाहिए। मतलब उनकी दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुई थी। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाता है, एक बहुत बड़ा हिंट देते हुए कि कहानी अभी भी बाकी है। यही दृश्यम 4 के लिए एक मैसिव सेटअप छोड़ जाता है। आपका क्या ओपिनियन है दृश्यम 3 के बारे में, और आपको कैसा लगा इस मूवी की एक्सप्लेनेशन? हमने A to Z पूरे डिटेलिंग में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन किया है। बस एक चीज चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा एक कमेंट छोड़ दीजिए। बस हम इतना ही चाहते हैं। इसी के साथ पिन कमेंट चेक करें। हमने नए और 2 मूवीज की एक्सप्लेनेशन किया है, विमल खन्ना सीरीज की पूरी एक्सप्लेनेशन, और इसी के साथ और भी ट्रेंडिंग मूवीज की। हमारे नए चैनल को भी आप सपोर्ट करें और उसको 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दे। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी या।